जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके परिवार टॉपर्स आईक्यू पर मैं स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को जीके यानी सामान्य अध्ययन जीएस यानी सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज की ये 9वीं सीरीज आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं ये सीरीज आप लोगों को बेहतर पसंद आ रही होगी। आइए बिना किसी विलंब के आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है कि ये उपाधियों से संबंधित है। किससे? उपाधियों से संबंधित है। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि मिली? क्या निम्नलिखित में रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि मिली? पहला ऑप्शन है गुरुदेव, दूसरा है नेताजी, देश रत्न और राष्ट्रपिता। इनको उपाधि मिली गुरुदेव की। क्या? गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली, लेकिन दिया किसके द्वारा गया? आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी द्वारा। क्या? महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हें गुरुदेव की उपाधि दी गई। ठीक है। फिर पूछता है आखिर नेताजी की उपाधि किसे मिली? तो आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि मिली। एक किसके द्वारा दिया गया? आपको बताना है नेताजी की उपाधि गांधी जी के द्वारा दिया गया। फिर पूछता है कि आखिर देश रत्न या पूछे अजात शत्रु, ये किस देश रत्न या अजात शत्रु ये किसे दी गई, किसको उपाधि मिली? तो आपको बताना है कि राजेंद्र प्रसाद। क्या? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु की उपाधि मिली। ये किसके द्वारा दिया गया? पेपर में ये भी पूछ सकता है। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसे मिली? आपको बताना है गांधी जी को। किसको? गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि मिली। किसके द्वारा दिया गया? तो आपको बताना है इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। फिर पूछता है कि आखिर इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दिया? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो आपको बताना है कि इन्हें महात्मा की उपाधि टैगोर जी के द्वारा। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। कुछ और इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं, जैसे आपको बता दें। क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इन्हें किसकी उपाधि मिली है? तो आपको बताना है इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या? इन्हें बोला जाता है सीमांत गांधी। क्या बोला जाता है? सीमांत गांधी। आपको बता दें कि जो सीमांत गांधी की उपाधि है खान अब्दुल गफ्फार खान को किसने दिया? तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी। क्या? महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हें सीमांत गांधी की उपाधि दी गई। फिर पूछता है कि आखिर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। देखिएगा, पूछता है कि आखिर रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में इनकी साहित्यिक कृत क्या थी? गीतांजलि। क्या? गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को। उसके बाद आखिर महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी को गांधी किसने कहा? फिर पूछता है आखिर विश्व कवि किसे कहते हैं? शहीद आजम। ये सभी बहुत चीजें हैं। ठीक है। आपको बता दें देश नायक। क्या? देश नायक चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। क्या पूछता है कि देश नायक। क्या? देश नायक किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि चंद्रशेखर आजाद को देश नायक कहते हैं। फिर पूछता है आखिर कायदे आजम किसे बोलते हैं? और पूछता है कि आखिर कायदे आजम के साथ साथ पूछ सकता है कि महात्मा को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो आपको बताना है कि महाकवि, देश रत्न, पंजाब केसरी, ये सभी पूछता है। क्या? पंजाब केसरी। जैसे पूछ लिया पेपर में पंजाब केसरी किसे बोलते हैं? तो आपको बताना है कि पंजाब केसरी किसको बोलते हैं? लाला लाजपत राय। क्या? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी बोलते हैं। फिर पूछता है आखिर पंजाब केसरी के बाद पूछेगा आखिर उड़न परी। क्या? उड़न परी किसे बोलते हैं? तो आपको बताना है कि पीटी उषा को उड़न परी बोलते हैं। पीटी उषा को उड़न परी बोलते हैं। फिर पूछे आखिर फ्लाइंग सिख। क्या? फ्लाइंग सिख कौन से हैं? फ्लाइंग सिख। तो आपको बताना है फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह को बोलते हैं। क्या? मिल्खा सिंह। ये मिल्खा सिंह क्या करते थे पता है? मिल्खा सिंह दौड़ते थे, बड़े तेज दौड़ते थे, इसलिए इनका नाम है फ्लाइंग सिख। उसके बाद पूछ सकता है आखिर तैराकी के लिए किसे जाना जाता है? तो आपको बताना है कि माइकल फेल्प्स। क्या? माइकल फेल्प्स को तैराकी के लिए जाना जाता है। फेल्प्स को तैराकी के लिए जाना जाता है। आखिर ये हैं कहाँ के? पेपर में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि माइकल फेल्प्स यूएसए के। कहाँ पे? यूएसए के माइकल फेल्प्स हैं। ठीक है, पूछ सकता है आखिर कुछ भी। जैसे पूछेगा महामना किसे कहते हैं? क्या पूछेगा? महामना किसे कहते हैं? तो आपको बताना है कि महामना जो है ट्रिपल एम। क्या? मदन मोहन मालवीय। क्या? मदन मोहन मालवीय को इन्हें महामना की उपाधि मिली। ठीक है। उसके बाद और कुछ जो उपाधियों से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे धीरे धीरे आप लोगों के बीच में हम लाते रहेंगे। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि
कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, क्या कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? आपको हम कांग्रेस के बारे में क्या बताए थे कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इस समय इसकी स्थापना किसने किया? आपको बताना है एओ ह्यूम। क्या? एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना किया। पूछ सकता है कि एओ का फुल फॉर्म क्या है? आपको बताना अलेक्स ऑक्टेवियन। क्या? अलेक्स ऑक्टेवियन। अलेक्स ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन पेपर में पूछा गया है। एनटीपीसी में पूछा था एओ ह्यूम का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है अलेक्स ऑक्टेवियन ह्यूम। फिर पूछेगा आखिर इस समय वायसराय कौन था, तो आपको बताना है कि इस समय वायसराय जो था डफरिन। क्या? डफरिन इस समय अंग्रेजों की तरफ से भारत का वायसराय था। कांग्रेस की आपको बता दें सबसे युवा अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्या? मौलाना अबुल कलाम आजाद। फिर पूछ सकता है पेपर में आखिर कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो आपको बताना है 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? मुंबई में। क्या? मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ। उस समय आखिर इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो आपको बताना है कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू यानी वेमोस चंद्र बनर्जी के द्वारा। इसमें टोटल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, आपको बताना है। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा आपको बताए थे 1885 के बाद 1886 में हुआ। मुंबई के बाद कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। कहाँ? मुंबई कलकत्ता में हुआ। कहाँ? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, आपको बताना है दादा भाई नौरोजी। क्या? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा किया गया। पूछेगा पेपर में पहले पार्सियन कौन थे, आपको बताना है कि पहले पार्सियन थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता किया। उसके बाद पूछ सकता है पेपर में आखिर दादा भाई नौरोजी के बाद पूछ सकता है एक कलकत्ता में किए। फिर तीसरा पूछ सकता है आखिर 1886 के बाद 1887। क्या? 1887 का आखिर कहाँ? मुंबई, कोलकाता, फिर आ जाएंगे आप मद्रास। क्या? मद्रास में। मद्रास में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, आपको बताना है बदरुद्दीन तैयबजी। क्या? बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी थे। पेपर में पूछेगा आखिर पहले मुस्लिम कौन थे, तो आपको बताना है ये कौन थे? पहले मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। फिर अगला पूछ सकता है आपके 1888 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ पे हुआ था? ये अपने प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा की गई। किसके? जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया। पूछेगा कांग्रेस के पहले जो है अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। फिर पूछ सकता है आखिर पेपर में पूछेगा आचार्य जे.बी. कृपलानी। क्या? आचार्य जे.बी. कृपलानी के बाद पूछेगा, तो आपको बताना है कांग्रेस का 1946 में जो मेरठ में अधिवेशन हुआ था, ये इसकी अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी। जब पूछेगा पेपर में कि आखिर स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे, आपको बताना है कि जब फ्रीडम के समय जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। पूछ सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की, तो आपको बताना है 1929 में जो लाहौर के अधिवेशन हुआ था। कहाँ? लाहौर में अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इसमें किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज। क्या? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग के पूछेंगे आखिर किस नदी के किनारे हुआ था? लाहौर में रावी नदी के तट पे हुआ था। पेपर में पूछेगा आखिर सरोजनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता कब की, तो आपको बताना है 1923 या 1925 का जो कानपुर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया। पूछेगा पहली भारतीय महिला जिसके द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया, तो आपको बताना है सरोजनी नायडू। फिर पूछेगा आखिर सबसे युवा अध्यक्ष जिन्होंने अध्यक्षता कब किया, तो आपको बताना है 1923 में कांग्रेस की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। ये आखिर हुआ कहाँ पे था, आपको बताना है कि दिल्ली में आयोजित हुआ था। पेपर में पूछ सकता है आखिर कांग्रेस के 1916 का अधिवेशन। क्या? 1916 का जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है कि एनी बेसेंट। क्या? एनी बेसेंट के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। एनी बेसेंट कहाँ की थी? आयरलैंड। कहाँ की थी? आपको बताना है कि एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। उसके साथ पूछ सकता है आखिर पूछ सकता है कि पहली कांग्रेसी महिला ये कौन सी महिला थी? पहली अंग्रेज, ये आयरलैंड की पहली महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। उसके बाद पूछ सकता है आखिर कांग्रेस की अध्यक्षता के बारे में, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, आपको बताना है 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, इसमें इसकी अध्यक्षता किसने किया? बरीन्द्रनाथ घोष। क्या? बरीन्द्रनाथ घोष। देख लीजिए पेपर में, सॉरी, रास बिहारी बोस। क्या? रास बिहारी बोस के द्वारा ये इसकी अध्यक्षता किया गया। किसके द्वारा? रास बिहारी घोष। याद रखना, पेपर में पूछेगा बोस लिखा रहा है, लेकिन आपको लिखना क्या है? रास बिहारी बोस के समय कांग्रेस का पहला, इसमें कांग्रेस क्या हुआ था? कांग्रेस का अलगाव हुआ था, यानी कांग्रेस टूट गया था। ठीक है, नरम दल और गरम दल में। उसके बाद और क्या पूछ सकता है पेपर में पूछेगा
कि आखिर कांग्रेस का जब टूटा था, कांग्रेस आखिर जुड़ाव कब हुआ, तो आपको बताना है कि 1916, क्या 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में यहाँ पे नरम मुस्लिम लीग से समझौता हो गया, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुस्लिम लीग से समझौता, मुस्लिम लीग के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो समझौता हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक में मिल गए। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, तो आपको बताना है कि अंबिका चरण मजूमदार, क्या अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया। कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे हम आपको बता दिए। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंजाब का भौगोलिक उपनाम क्या है, क्या भौगोलिक उपनाम से पेपर में लगातार क्वेश्चन बनते रहे हैं। आइए बताते हैं आपको उपनाम, क्या जियोग्राफिकल रीनेम क्या क्या होते हैं आपको बता दें। पंजाब का जो नेम है, आपको पंजाब को बोलते, पहले देखो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। बुनकरों का शहर किसे बोलते हैं, पानीपत को, किसको, पानीपत को बोलते हैं बुनकरों का शहर। ये पानीपत है कहाँ पे, हरियाणा। पूछेगा अंतरिक्ष का शहर, आपको बताना है बेंगलुरु, क्या बेंगलुरु को अंतरिक्ष का शहर बोलते हैं। बेंगलुरु में ही क्या है, इसरो का मुख्यालय है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गुलाबी नहर किसे बोलते हैं, गुलाबी नगर बोलते हैं जयपुर, क्या जयपुर को बोलते हैं गुलाबी नगर। और क्या लिखा, भारत का प्रवेश द्वार आप बता दें किसे बोलते हैं, मुंबई, क्या मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं। मसालों का बगीचा यानी केरल को बोलते हैं मसालों का बगीचा। और पूछ सकता है आखिर पंजाब का भौगोलिक उपनाम क्या है, 5 नदियों की भूमि, क्या पंजाब को बोलते हैं 5 नदियों की भूमि। क्वेश्चन में आंसर इसका दिया नहीं गया है, तो आपको बताना है कि जब पूछेगा 5 नदियों की भूमि, तो आपको बताना है इसे ऑप्शन क्या होगा, पंजाब, क्या पंजाब। कुछ इंपॉर्टेंट जो है पेपर में पूछे जाते हैं आपको यहाँ हम बताते हैं। जैसे पूछ सकता है आखिर पेपर में पूछ सकता है कि आखिर मसाला का आपको बताना है केरल, मसाला के साथ साथ जो पूछ सकता है चमड़ा का, आपको बताना है चमड़ा के लिए चेन्नई जाना पड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे सबको आपको बताते चलेंगे, आप लोग इसे ध्यान में रखते जाइएगा। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, पर्वतों, जिससे पूछ ले पूर्व का स्कॉटलैंड, पेपर में पूछेगा पूर्व का स्कॉटलैंड कहाँ पे है, पूर्व का स्कॉटलैंड कहाँ पे है, तो आपको बताना है कहाँ पे, मेघालय, कहाँ पे, मेघालय। पूर्व का स्कॉटलैंड के साथ साथ पूछ सकता है आपसे इसे फलोद्यान के लिए स्वर कौन सा है, आपको बताना है फलोद्यान के लिए स्वर लखनऊ है। बगीचों के लिए स्वर पूछेगा, आपको बताना बगीचों के लिए स्वर बोटनिकल गार्डन कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, कोलकाता सॉरी। आइए इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास का अगला क्वेश्चन जनगणना से है, किससे है, जनगणना यानी सेंसस से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2011 की जनगणना, आइए जनगणना के बारे में जितने क्वेश्चन बनेंगे उन सभी का एक एक करके विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले पूछे आखिर जनगणना, क्या जनगणना, आपको बता दें जनगणना किस सूची का विषय है, तो आपको बताना है ये संघ सूची का विषय है। जनगणना कराने का आखिर ये किसकी जिम्मेदारी, केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार में किसकी, जनगणना आयुक्त, क्या इसे कराने के लिए एक होते हैं जनगणना आयुक्त होते हैं। ठीक है, जनगणना आयुक्त होते हैं। उसके बाद आपको बता दें जनगणना आयुक्त के साथ साथ केंद्र सरकार में कौन कराता है, आपको बताना है गृह मंत्रालय कराता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना होता है। आपको बताना है जनगणना संघ सूची के है, जबकि जनसंख्या, क्या आपको बताए थे जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो आपको बताना है कि ये समवर्ती सूची का विषय है। किसका, जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। फिर आपको बताए थे कि जनगणना, जब जनगणना हुई थी उस समय आखिर जनगणना जब हुई थी उस समय इसके कौन से इसके जनगणना आयुक्त थे, आपको बताना है चंद्रमौली, क्या चंद्रमौली 2011 के जनगणना आयुक्त थे। फिर पूछ सकता है आखिर जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूछेगा आखिर जो जनगणना हुई थी उस समय 382, क्या 382 उस समय भारत का जनघनत्व था, क्या जनघनत्व ये भारत का 382 था। आखिर जनघनत्व बोलते किसके हुए, जैसे ये एक एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर यानी 1 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई, 1 किलोमीटर चौड़ाई, इसके अंतर्गत जितने लोग निवास करते हैं उसी को बोलते हैं जनघनत्व। उस समय जनघनत्व कितना था, 382। उसके बाद आखिर पूछ सकता है पेपर में जनगणना में आखिर उस समय इसका मॉस्कट यानी शुभंकर क्या था, क्या उसका शुभंकर क्या था, तो आपको बताना है जनगणना का जो शुभंकर था उस समय प्रगणक शिक्षिका, क्या प्रगणक शिक्षिका ये उस समय का शुभंकर था। ठीक, उसके बाद आपको बता दें शुभंकर के साथ साथ उसका आदर्श वाक्य क्या था, आपको बताना है उसका आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य क्या है, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, क्या हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, पेपर में पूछा भी जा चुका है। पूछ सकता है आपकी जो जनगणना हुआ उसका शुभंकर क्या है, आपको यह बताना। प्रगणक शिक्षिका वाक्य पूछेगा, हमारा जनगणना हमारा भविष्य पूछ सकता है। उसके बाद पूछेगा सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या कहाँ पे है, आपको क्या बताना, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है। जैसे मान लो जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछ दिया जाए
सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, यूपी में। कहाँ पे, यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। और जो सबसे कम पूछेगा जनसंख्या कहाँ पे है, आपको बताना है सिक्किम। कैसे, आपको आइए एक मैप के थ्रू बता, सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, क्या ये भारत का, जैसे मान लीजिए हम भारत का मैप बना दिए, ठीक है। मान लीजिए ये भारत का मैप है, देखिए अच्छा तरह बना नहीं पाऊंगा, फिर भी जो बनाने का प्रयास किया गया बेहतर किया गया। यहाँ पे आपका यूपी है, क्या यहाँ पे यूपी हो गया। ये जो आपका ये वाला पोर्शन है ये है आपका सिक्किम, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसका मतलब सबसे ज्यादा सबसे कम जनसंख्या इसी के साइड में है। फिर पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा एससी जनसंख्या कहाँ पे है, एससी जनसंख्या। टोटल एससी भारत में कितने हैं, 20 करोड़, 20 करोड़ एससी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एससी जो है ये यूपी के अंदर में, यूपी में। जब पूछेगा परसेंटेज में एससी सबसे ज्यादा कहाँ है, आपको बताना है कहाँ पे, पंजाब में। पंजाब में परसेंटेज में सबसे ज्यादा एससी है। फिर आखिर पूछ सकता है कि एससी परसेंटेज के हिसाब से, एक मिनट, हाँ आइए देखिए, आप पूछ सकता है आखिर एसटी की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आपको बताना है कि एमपी में सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या है। एसटी जनसंख्या टोटल कितने हैं, 10 करोड़। आखिर पूछेगा परसेंटेज के हिसाब से एसटी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आपको बताना है कि ये है लक्षद्वीप। कहाँ पे है, लक्षद्वीप में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा एसटी है। आइए और तो बताते हैं जनसंख्या के बारे में, आपको बता सकते हैं। देखिए जैसे आपको मैंने बताया कि जनसंख्या 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 समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना जनगणना आपकी संघ सूची का विषय है। पूछ सकता है जनगणना के साथ साथ आपसे लिंगानुपात पूछ सकता है। आखिर जनगणना पूछ लिया, लिंगानुपात, जनसंख्या कितनी है। देखो उस समय जब जनगणना हुई थी उस समय टोटल जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़, 121 करोड़। फिर पूछ सकता है आखिर लिंगानुपात कितना था, आपको बताना है 943 उस समय लिंगानुपात था। क्या, लिंगानुपात जो था, लिंगानुपात जो है उस समय कितना था, 943। उसके बाद आखिर पूछ लेगा पेपर में, उस समय लिंगानुपात के साथ साथ जो है लिंगानुपात, ध्यान दीजिए 943 क्या था, लिंगानुपात। आखिर उस महान 1921 को क्या बोलते हैं, जनसंख्या महान विभाजक वर्ष। पेपर में पूछेगा आखिर महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि ये 1921 वर्ष को महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। आखिर बोलेगा कि जनसंख्या ऋणात्मक किसमें, सब ऐसा कौन सा काल था जिसमें, किस सन में जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, आपको बताना 1921 के दौरान। इसमें क्या क्या हुआ था, इसमें जनसंख्या में क्या हुई थी, ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। क्या, ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। आपको बता दें जो ऋणात्मक वृद्धि थी ये किसमें हुई थी, आपको बता दें एक नागालैंड, ऐसा नागालैंड का नाम आप लोग सुने होंगे, यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। क्या, यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक हुई थी। जनसंख्या से जितने क्वेश्चन बनेंगे पेपर में उन सभी को एक एक करके आप लोगों के बीच में डिस्कस कराता जाया रहेगा, हमेशा से हमेशा, ठीक है। आखिर पूछ सकता है इसके साथ शिशु लिंगानुपात। क्या, शिशु लिंगानुपात क्या होगा, तो आपको बताना है कि 900, देखिए 943 तो ये लिंगानुपात है। क्या, 943 ये लिंगानुपात है। उसके बाद जब शिशु लिंगानुपात पूछेगा आपको बताना है कि 919, क्या 919 जो है ये शिशु लिंगानुपात है। क्या, शिशु लिंगानुपात। ये 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं इस पे ये जोर दिया जाता है। आखिर जब पूछेगा साक्षरता पे, आपको बताना है कि साक्षरता क्या, 7 से अधिक वर्ष, क्या 7+ वर्ष पे साक्षरता की गणना करते हैं। सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है ज्यादा में सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है केरला। क्या, केरला। दूसरे पे कौन सा है, आपको बताना है दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है ज्यादा में, ठीक है। इसका मतलब होता है ज्यादा। जब पूछेगा कम में सबसे ज्यादा कम कहाँ पे है, आपको बताना सबसे ज्यादा बिहार में बहुत ज्यादा अशिक्षित लोग हैं ये कहा जाता है, लेकिन आज के समय बिहार भी बदल चुका है। बिहार अपने चरम सीमा पे, बड़े बड़े आईएएस और ऑफिसर जो निकल रहे हैं बिहार से ही निकल रहे हैं। आइए इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम। क्या, भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया है, आइए आपको बताते हैं। आपको बताइए, देखिए फेडरल पोस्ट की स्थापना भी लिया गया है, ठीक, राज्यों को स्वायत्तता भी दिया गया है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया है, ठीक, अखिल भारतीय संघ। आइए सभी इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब एक इसमें ई ऑप्शन भी होना चाहिए, ऑल द राइट, ठीक। आपको बता दें फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हुआ था। इसकी उस समय मुख्यालय कहाँ पे था, दिल्ली। लेकिन उसमें हुआ क्या, जो फेडरल कोर्ट बना था इसमें क्या था, इसका निर्णय अंतिम नहीं होता था, इसमें एक प्रीवी काउंसिल थी। क्या, प्रीवी काउंसिल का निर्णय अंतिम होता था। आखिर ये कहाँ पे है, ये लंदन में। उस समय जो प्रीवी काउंसिल थी उसका जो निर्णय होता था वो सबसे
सबसे जो है प्रभावशाली होता था। उसके बाद राज्यों के लिए स्वायत्तता कैसे प्रदान की, क्योंकि राज्यों में क्या हो गया, राज्यों में द्वैध शासन का अंत हो गया। क्या, राज्यों में जो द्वैध शासन था इसे अंत कर दिया गया। द्वैध शासन का अंत करने के बाद क्या हुआ, राज्यों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया। ये द्वैध शासन आया कब था, आपको बता दें कि 1919 का जो अधिनियम था, 19 के अधिनियम में राज्यों को द्वैध शासन आया था। केंद्र में द्वैध शासन की क्या की स्थापना की जाए, क्या केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की, इसी में तीनों सूचियां ली गई। क्या, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसी की परिकल्पना इसमें किया गया है। उसके बाद आपको बता दें अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यानी देखो आपको पूछेगा पेपर में आखिर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी। क्या, संघ लोक सेवा जो है, संघ लोक सेवा आयोग जो है, इसकी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, तो आपको बताना है कि जो 1919 का अधिनियम था इसके तहत तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1926 में हुई। किस कमीशन के आधार पे हुआ, आपको बताना है कि ली आयोग कमीशन के आधार पे हुआ ये लोक सेवा आयोग। उस अभी लोक सेवा आयोग के इसमें हेड कौन है, आपको बताना है कि डॉक्टर मनोज सोनी। क्या, डॉक्टर मनोज सोनी इस समय इसके हेड हैं। अब पूछा गया अखिल भारतीय यानी यूपीपीएससी यानी संघ यूपीपीएससी यानी जो प्रांत लोक सेवा आयोग, क्या इस समय जो यूपी लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसकी गठन में जब हुआ था उसमें क्या बताया गया है, यूपी यानी प्रांत लोक सेवा आयोग गठन में यह बताया गया है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। इसमें क्या हुआ, सभी राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग होगा। इसमें लोक सेवा आयोग के हेड कौन है, आपको बताना है। क्या, श्रीनेत, क्या संजय श्रीनेत इस समय लोक सेवा आयोग के हेड हैं। ये आपको ये 1935 के अधिनियम से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपको सब बता दिए। देखिए एक और पूछ सकता है पेपर में कि इसमें क्या हुआ, 10% मताधिकार का वोट, 10% वोट भी बढ़ा दिया गया। क्या, ठीक, इसमें हुआ क्या, 10% वोट भी बढ़ा दिया गया। उसके बाद पूछ सकता है आखिर इसमें हुआ क्या, क्या केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। उसके बाद आरबीआई की स्थापना हुई। क्या हुआ, इसमें सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली की वृद्धि हो। इसमें हुआ क्या, आरबीआई की स्थापना कब होती, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना किसके समिति पे होती है, यंग हिल्टन कमेटी। क्या, यंग हिल्टन कमेटी के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। उस समय इसका मुख्यालय कहां पर था, आपको बताना। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय मुख्यालय कोलकाता में था। फिर पूछ सकता है आखिर 1937 में इसका मुख्यालय कहां लाया गया, मुंबई, क्या बॉम्बे लाया गया, बॉम्बे यानी मुंबई में इसकी स्थापना हुई। आखिर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ कब, आपको बताना है कि 1949 में। कितने में, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई के आपको बता दें कि जो इस समय आरबीआई के हेड है कौन है, शक्तिकांत दास। कौन, शक्तिकांत दास जी आरबीआई के हेड हैं। कि कौन से नंबर के हैं, आपको बताना है। 25वें नंबर के गवर्नर है। कितने नंबर के, 25 नंबर के गवर्नर है। ठीक है, ये हो गया आरबीआई से। उसके बाद पूछ सकता है आखिर इस समय क्या क्या हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भी बढ़ाया गया। भारत परिषद अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत परिषद अधिनियम जो है, एक्ट जो है, इसे पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्योंकि भारत परिषद अधिनियम 1858 के समय बना था। देखिए आते हैं इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 का संबंध किससे है, आपको बता दें कि आर्टिकल 280 से संबंध जो है ये वित्त विधेयक, क्या वित्त विधेयक से है। वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, 352, 356 और 360। क्या, 352, 356 और 360। इसमें क्या बताते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल यानी बाउंड्रियों के साथ कोई छेड़छाड़ होगी तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति स्वयं से लगा देंगे। 356 में क्या गया, इसमें राजकीय आपातकाल, क्या राजकीय आपातकाल इसमें बताया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल, इसमें राजकीय आपातकाल यानी राज्यपाल जो बताएंगे, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को सूचना देंगे, राष्ट्रपति इसमें क्या रहेंगे, यहाँ पे अध्यादेश ला करके लगा देंगे आपातकाल। 360 में क्या लगाएगा, वित्तीय आपातकाल। क्या, वित्तीय आपातकाल। ठीक, वित्तीय आपातकाल आज तक एक भी बार 0 बार नहीं लगाया। ठीक है, 0 बार नहीं लगाया। उसके बाद देखिए मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम, आपको बता दें कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल 23, क्या आर्टिकल 23 में क्या बताया, मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम। आपको बता दें कि 24 सॉरी ना,
24 ध्यान रखिएगा। आपको और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे आर्टिकल हो गया क्या 124, क्या 124 किससे है? सुप्रीम कोर्ट से। जब पूछेगा आर्टिकल 214 कितना, 214 किससे? आपको बताना हाई कोर्ट। फिर पूछ सकता है आखिर इसके साथ साथ पूछ सकता है आर्टिकल 76 क्या है, आपको बताना है महान्यायवादी, क्या महान्यायवादी का संबंध आर्टिकल 76 से है। उसके बाद पूछ सकता है आखिर 148 किसका है, आपको बताना है कैग, क्या कैग यानी अटॉर्नी जनरल, कैग यानी महालेखा नियंत्रक, क्या महालेखा नियंत्रक, ये जो है महालेखा नियंत्रक आर्टिकल कितने में है? 148 में हो गया। आखिर आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्या है? समाधान, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड क्षमा कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत। आइए आपको बता दें कि राष्ट्रपति का पद होगा आर्टिकल 52 में, क्या आर्टिकल 52 में बताया गया कि राष्ट्रपति जो है इनका एक पद होगा, आर्टिकल 52। उसके बाद बता सकता आर्टिकल 54 में क्या बताया? राष्ट्रपति का पद यानी राष्ट्रपति का अब निर्वाचन होगा, क्या निर्वाचन होगा। उसके बाद पूछ सकता है आर्टिकल 61, क्या आर्टिकल 61 आपको बताना है कि महाभियोग, क्या राष्ट्रपति का क्या है? महाभियोग दिखाया गया है। उसके बाद आपको बता दें 168, क्या आर्टिकल 168, 169 और 170, ये क्या है? विधानमंडल, क्या है? विधानमंडल, जो राज्य में विधानमंडल होते हैं, आर्टिकल 168 में इसका जिक्र किया गया। 169 में विधान परिषद, क्या विधान परिषद का जो जिक्र है 169 में किया गया है, ये परिषद है, ठीक परिषद, विधान परिषद। 170 में क्या बताया? विधानसभा, किसकी? विधानसभा के बारे में जिक्र किया गया। आइए आपको बताते हैं आर्टिकल 21 में क्या बताया था? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मैंने बताया था प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता, ये जो बताया गया आर्टिकल 21 में बताया गया, ठीक। उसके साथ आपको और बता दें कि कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए एक बार इंस्टेंट रिवीजन कराते हैं, देखिएगा आर्टिकल 50 में मैंने क्या बताया? आर्टिकल 50 में बताया कार्यपालिका क्या न्यायपालिका से अलग, कार्यपालिका जो है ये न्यायपालिका से इसका अलगाव, न्यायपालिका से अलगाव, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि न्यायपालिका से अलगाव, आपको बताना है कि आर्टिकल 51 क्या कहता है? आंतरिक अशांति, क्या आंतरिक अशांति के समय आंतरिक अशांति आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 48 आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हम धीरे धीरे सब कराते रहेंगे। आइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 280 आपको बताया वित्त विधेयक, ठीक है। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट होता है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी जो बजट है, बजट का जिक्र जो है ये आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 के साथ 110 में क्या बताया गया? धन विधेयक, क्या बताया गया है? धन विधेयक का जिक्र आर्टिकल 110 में किया गया है। आइए इसी के साथ आज की अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या है? क्या डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या है? आपको बता दें, आपको उस दिन बताया था एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, आरबीसी का नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। उसके बाद थ्रोम्बोसाइट्स, क्या किसका नाम है? प्लेटलेट्स, क्या प्लेटलेट्स का जो बायोलॉजिकल नेम है। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स यानी इसका नाम है डब्ल्यूबीसी, क्या डब्ल्यूबीसी का जो बायोलॉजिकल नेम है इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स, ठीक। आपको बता दें डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। उसके बाद आपको बता दें प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 8 यानी 2 से 8 दिन का भी हो सकता है, ठीक है। आपको बता दें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपको बताना है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, क्या अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। कहीं कहीं लिखा था बोन मैरो, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, क्या बोन मैरो में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, ठीक। उसका बता दें आपको आरबीसी से और इंपॉर्टेंट सब देखो, आरबीसी सबसे ज्यादा शरीर में क्या होती है? सबसे ज्यादा मानव शरीर में आरबीसी होता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है, देन प्लेटलेट्स होता है, क्या प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। आरबीसी की संख्या मानव शरीर में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, संख्या के आधार पर देखें। उसके आखिर आकार में देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ा होगा, फिर प्लेटलेट्स होगा, फिर आरबीसी होगा। उसके बाद आपको बता दें आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है लाल। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है? सफेद, क्या सफेद होता है। आपको पूछ सकता है आखिर उसके साथ साथ पूछ सकता है कि आखिर कुछ विटामिन से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आप लोग बताइएगा पानी में विलेय, क्या पानी में विलेय विटामिन, पानी में विलेय विटामिन हो गया। आपको बताना है कि आपको उस दिन बताए भी थे डब्ल्यू फॉर वाटर यानी WBC यानी बी और सी जो विटामिन होते हैं पानी में विलेय होते हैं, ये विटामिन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद पूछ सकता है पानी के साथ साथ आखिर वसा में घुलनशील, क्या वसा में कौन सा है? बाकी जो बता अडेक, क्या अडेक ADEK यानी विटामिन A, D और E के ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके साथ आपको विटामिन के बारे में मैंने बताया, क्या विटामिन डी को क्या बताया है? हार्मोन्स विटामिन, क्या हार्मोन विटामिन। किस विटामिन को हार्मोन विटामिन बोलते हैं? आपको बताना है कि विटामिन डी। उसके साथ बोल सकता है आखिर विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। इसका और नाम क्या है? साइकोबालामिन, क्या साइकोबालामिन,
साइकोबालामिन किस विटामिन को बोलते हैं, तो आपको बताना है विटामिन B12। ठीक है, इसी के साथ आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है। देखिए गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है, आपको बता दें कि हीलियम। क्या हीलियम, चूंकि बहुत हल्की गैस है, ये बहुत आसानी से ऊपर उड़ जाती है, इसलिए गुब्बारे में हीलियम गैस का भरा जाता है। आपको सब पूछेगा रेफ्रिजरेटर, क्या रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है, आपको बताना है फ्रेनान। आपको बताना है कि जेनान जो होती है, जेनान कहाँ पाए, तो वायुमंडल में एकमात्र, वायुमंडल में पाए जाने वाली एकमात्र और क्या है, इनर्ट यानी अक्रिय गैस। तो आपको बताना है कि जेनान जो है वायुमंडल में पाए जाने वाली एकमात्र अक्रिय गैस है। हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, इसे अवारा तत्व भी बोलते हैं। क्या अवारा तत्व बोलते हैं, इसका आवर्तसारणिक स्थान फिक्स न होने के कारण इसे अवारा तत्व बोलते हैं। सबसे हल्की क्या बोलते हैं, सबसे हल्की गैस बोलेंगे तो आपको बताना है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, आपको बताना है हाइड्रोजन। सबसे हल्का तो धातु है, धातुओं में सबसे हल्का, तो आपको बताना है कि लिथियम। क्या लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक कभी पूछ लेगा तो आपको बताना है 3। सबसे भारी धातु पूछ सकता है तो आपको बताना है सबसे भारी धातु है ओस्मियम। क्या ओस्मियम, OS, उसको बोलते हैं क्या है, ओस्मियम। क्या ओस्मियम को सबसे भारी धातु कहते हैं। पूछ सकता है आखिर विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, क्या विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, तो आपको बताना है कि बेटर सुचालक जो है ये कौन सा है, आपको बताना है Ag यानी सिल्वर। क्या सिल्वर को विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक माना जाता है। आखिर पूछेगा आखिर जो मुक्त अवस्था में धातु वो नहीं पाई जाती, आपको बताना है सोना जो है ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। क्या मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, ये मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसका मतलब इसमें कोई इसके कंपोनेंट यानी कंपाउंड्स नहीं है। फिर पूछ सकता है पेपर में आखिर इसके साथ सबसे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या बोलते हैं, इसे हम संयुक्त रूप से बोलते हैं क्या, हैलोजन। याद रखिएगा हैलोजन। हैलोजन किसे बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक पूछेगा कभी आपको तो आपको बताना है कि 9। फिर क्लोरीन का पूछेगा आपको बताना है 17। आयोडीन का पूछेगा आपको बताना है 35। पूछेगा आखिर इसमें जो गैस की अवस्था में ये आयोडीन किसे पाया जाता है, ये ठोस में पाया जाता है। क्या ये ठोस अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन किसे पाया जाती है, गैस अवस्था में। क्या गैस अवस्था में। बाकी क्लोरीन और ब्रोमीन किसे पाई जाती है, द्रव अवस्था में। क्या द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी के साथ चाहिए आइए चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट डेज से। क्या इंपॉर्टेंट डेज से आपको बता दें कि मैंने डेज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे उन सभी को मैंने एक स्लाइड में करवा दिया है, अगर आप लोग न देखे हो उसे अवश्य देखिएगा। आइए जनवरी, क्या 4 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है, 4 जनवरी को। देखिए लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। क्या लुईस ब्रेल दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। क्या 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। आया विश्व विरासत दिवस, आपको बताना है क्या 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। फिर क्या है विश्व पर्यावरण दिवस। क्या पर्यावरण दिवस 5 जून, क्या 5 जून 1972 को नैरोबी जो केन्या है, क्या नैरोबी केन्या में एक पर्यावरण पे, नैरोबी कहाँ है, केन्या में, पर्यावरण पे एक उसमें क्या समिट हुआ, उस समिट में बताया गया कि 5 जून 1972 को पर्यावरण दिवस मनाया गया। जो पहला पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया था, USA के द्वारा मनाया गया। कब मनाया गया, 1974 में पहला पर्यावरण दिवस। आइए इंपॉर्टेंट डेज आपको बताते हैं, देखिएगा आपसे पूछ सकता है आखिर 12 जनवरी, क्या 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, आपको बताना है कि युवा दिवस। क्या युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद, क्या स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस है। स्वामी विवेकानंद का जो है ये जन्म दिवस है। उसके बाद पूछ सकता है 1 फरवरी को क्या मनाते हैं, आपको बताना है 1 फरवरी मनाते हैं कोस्ट गार्ड डे। क्या तटरक्षक दिवस, तटरक्षक दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है आखिर 4 फरवरी को क्या मनाते हैं, आपको बताना है ये 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर डे। क्या कैंसर डे। पूछ सकता है इसकी थीम क्या है, आपको बताना है क्लोज द केयर गैप। क्या क्लोज द केयर गैप, ये कैंसर डे की जो है थीम थी। उसके बाद पूछ सकता है इसके साथ साथ आइए आपको और बता दें, पूछ सकता है कि 30 जनवरी को क्या मनाते हैं। क्या 30 जनवरी को क्या मनाते हैं, आपको बताना है इस दिन कुष्ठ रोग दिवस। क्या कुष्ठ रोग या तो शहीद दिवस, शहीद दिवस, क्योंकि इसी दिन गांधी जी की मृत्यु हुई थी। क्या शहीद दिवस यानी गांधी जी किसी दिन डेथ हुई थी। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु कर दिया था, हत्या कर दिया था। अगला क्या है, आपको पूछ सकता है आखिर जो इंपॉर्टेंट थे आपको मैंने डिस्कस भी कर दिया। आपको पूछ सकता है 29, क्या
29 जून को, 29 जून को क्या पूछ सकता है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे पिन करके बताइएगा। ठीक है, आइए इसी के साथ चलते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यान, क्या राष्ट्रीय उद्यान से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों को पेपर में पूछे जाएंगे। देखिए उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान क्या है, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछ सकता है। भीतरकनिका कहाँ पे है, ये तो उड़ीसा में है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे, आपको बताना है हेमिस कहाँ पे है, लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, लद्दाख में। फिर पूछ सकता है पेंच, क्या पेंच लिस्ट दिखा, पेंच जितने भी आप सबको आइए एक बार मैप के थ्रू बताते हैं। देखिए मैप के थ्रू आपको हम बताने का प्रयास पूरा करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। देखिए ये नेशनल पार्क है, इंडिया के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उन सभी पार्कों को आप लोगों के बीच में मैं लेके आया हूँ। देखो जब पूछेगा कि लद्दाख में कौन कौन सा पार्क, देखो इसमें लिखा है हेमिस, इसका मतलब हेमिस कहाँ पे है, लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर, ये भारत का जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर राज्य में कौन कौन सा पाया था, जब सलीम अली, क्या पूछेगा, सलीम पूछेगा। सलीम के साथ साथ क्या लिखा गया है, दचीग्राम, क्या दचीग्राम। सलीम के साथ साथ दचीग्राम, उसके साथ साथ किश्तवाड़, क्या पूछेगा, किश्तवाड़। ये नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपको बताना है कि ये जम्मू कश्मीर में हो गया। राजस्थान के बारे में क्या क्या दिया गया है, राजस्थान में ये क्या है, मुकुंदरा हिल्स, क्या मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है, आपको बताना है कि राजस्थान में है। उसके बाद पूछा गया डिजर्ट, यानी मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, क्या रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर। उसके बाद और क्या पूछ सकता है, सरिस्का, सरिस्का, सरिस्का ये कहाँ पे है, आपको बताना है कि ये राजस्थान में है। इसके साथ आपको फिर राजस्थान के बाद कहाँ पे आ गया, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। यहाँ पे ये पार्ट हो गया मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है, बांधवगढ़, क्या बांधवगढ़, पेंच, पेंच, उसके बाद कान्हा, किसली, माधव, पन्ना, ये सभी कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में है। क्या कान्हा, किसली, बांधवगढ़, ये सभी मध्य प्रदेश में है। आइए उसके बाद बताते हैं गुजरात में कौन कौन सा है, आपको बताना है क्या, ब्लैक बक, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट में है ब्लैक बक, ये कहाँ पे है, आपको बताना है गुजरात में। गिर नेशनल पार्क, क्या गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में है। किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लायन, क्या एशियाटिक लायन यानी एशियाटिक शेरों के लिए ये फेमस है गिर नेशनल पार्क। फिर क्या पूछ सकता है, आखिर मैराइन, क्या मैराइन नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपको बताना है गुजरात में। फिर आइए गोवा में क्या है, एक महावीर, क्या महावीर या मोलेम, जब पूछेगा महावीर या मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको बताना है महावीर यानी मोलेम का अब नया नाम हो गया है महावीर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, गोवा में है। फिर पूछ सकता है आखिर महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो आपको बताना है क्या, चंदौली, क्या चंदौली, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी नेशनल पार्क, तडोबा। क्या पूछ सकता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तडोबा नेशनल पार्क कहाँ पे है, आपको बताना है कि ये सभी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद पूछ सकता है कि महाराष्ट्र के बाद केरल, क्या कर्नाटका में कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है क्या, अंसी, क्या अंसी, अंसी के साथ साथ ये बांदीपुर, क्या बांदीपुर, बांदीपुर, उसके साथ नागरहोल, क्या नागरहोल, ये सब कहाँ पे हैं, आपको बताना है। ये जितने नेशनल पार्क हैं ये सभी कर्नाटक में उपस्थित हैं, कहाँ पे है, कर्नाटक में है नेशनल पार्क। आइए उसके बाद केरला में हम पहुँचते हैं, ये आपका भारत का केरला है। केरला में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, तो आपको बताना है एराविकुलम, जब पूछेगा एराविकुलम, एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि ये तो है केरला में। जब पूछेगा पेरियार, क्या मित्रों पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको बताना है केरला में है। साइलेंट वैली यानी शांत घाटी जब पूछेगा, क्या पूछेगा, शांत घाटी कहाँ पे है, तो आपको बताना है ये है केरला के अंदर है। ठीक है, इसी के साथ आइए बताते हैं आपको तमिलनाडु में आते हैं, कहाँ पे, ये है आपका तमिलनाडु वाला पोर्शन। इसमें क्या पूछा गया है, तमिलनाडु में कौन सा है, आपको बताना मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। उसके बाद क्या है, इंदिरा गांधी, क्या पूछा गया है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। उसके बाद मुकुर्ती, क्या मुखुर्ती, देखो मुखुर्ती पेपर पूछा गया है आखिर मुखुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक, उसके बाद आइए और चलते हैं, इसमें क्या लिखा गया है, आंध्र प्रदेश, क्या आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। आखिर श्री वेंकटेश्वर मंदिर भी है आंध्र प्रदेश में। उसके साथ साथ राजीव गांधी नेशनल पार्क पूछे या पूछ सकता है, राजीव गांधी के साथ साथ आपसे पूछ सकता है पापी कोंडा, क्या पापी कोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। आइए इसी के साथ चलते हैं ऊपर, तेलंगाना में कौन कौन सा है, तो आपको बताना है कि महावीर, क्या मृगवानी, सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है, मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो
तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे है, आपका इस वाले पोर्शन यानी तेलंगाना वाले राज्य में है। फिर उड़ीसा में आता है कि उड़ीसा में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है भीतरकनिका, भीतरकनिका के बाद सिमलीपाल, उसके बाद भीतरकनिका और सिमलीपाल कहाँ पे है आपको बताना है, उड़ीसा में है। उसके साथ एक इंपॉर्टेंट है केबुल लामजाओ, क्या केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो उड़ीसा में स्थित है। आइए इसके बाद चलते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क है। आपको बताना है इंद्रावती, इंद्रावती के साथ साथ गुरु घासीदास जो इस समय नवीनतम नेशनल पार्क है वो छत्तीसगढ़ में है। आइए इसी के साथ चलते हैं आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं आपको बताना है। बक्सा, क्या बक्सा नेशनल पार्क, सिंगलीला, क्या झिंगीलाला, सिंगीलाला, ये कहाँ पे है, ये है पश्चिम बंगाल में। उसके बाद जलदापरा, क्या जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है आपको बताना है कि वेस्ट बंगाल में है। हम आप उसके बाद आ सकते, देखो मैंने मैप के थ्रू सबको एक जगह समराइज करने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। आइए उसी के साथ बताते हैं कि जो मणिपुर है यहाँ पे कौन कौन सा है, केबुल लामजाओ और सिरोही, क्या केबुल लामजाओ और सिरोही जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, ये मणिपुर में है, सॉरी ये कहाँ पे है, मणिपुर में है। आइए उसके बाद और बताते हैं, क्या जब पूछेगा नोकरेक, क्या इंपॉर्टेंट है कि नोकरेक कहाँ पे है तो आपको बताना है कि नोकरेक कहाँ पे है, मेघालय में, ठीक। असम में, असम में आपको पता है डिब्रूगढ़, डिब्रू साइखोवा असम में है। उसके साथ काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है। जब पूछेगा मोलिंग नेशनल पार्क, क्या पूछेगा कि मोलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है तो आपको बताना है कि मोलिंग के साथ साथ नामदफा ये कहाँ पे है, दोनों अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। पूछ सकता है आखिर उत्तराखंड में कौन कौन सा था आपको बताना है। उत्तराखंड में है जिम कारगेट नेशनल पार्क, नंदा देवी, राजा जी, उसके बाद फूलों की घाटी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फूलों की घाटी। क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे भगवान हैं, आप लोग याद रखिएगा भगवान रहेंगे तो वहाँ उनको फूल चढ़ेगा ही, इसलिए इसे बोलते हैं फूलों की घाटी। आइए उसके बाद हिमाचल प्रदेश में क्या क्या है, पिन वैली है, ग्रेट हिमालय है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में एक है मात्र दुधवा नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, बिहार में है। उसके बाद झारखंड में एक है बेतला नेशनल पार्क। इसी के साथ आज की क्लास का हम समापन करते हैं। अब आशा करते हैं ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। जय हिंद।